सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में फिर से हम एक बार बात करेंगे केमिस्ट्री क्विज के बारे में। और पहले जो चैप्टर है विद्यार्थियों अपने सॉल्यूशन, उसकी 3 क्विज मैंने अब तक बना दी है और आज हम दूसरे चैप्टर की क्विज लेके आए हैं और इसकी भी विद्यार्थियों मैंने 2 क्विज अब तक बनाई हैं। यदि और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे तो मैं आगे भी इसकी क्विज बनाऊंगा। तो आप तैयारी करते रहें। पहले सेकंड चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही आप क्विज हल करें। ये नहीं हो कि आप बिना तैयारी के साथ क्विज में भाग ले रहे हैं और आपका जो स्कोर है वो डाउन जाएगा, तो इससे आप में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो आपको पहले अच्छी तैयारी करनी है, उसके बाद ही क्विज में भाग लेना है। यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। विद्यार्थियों इस क्विज में 25 प्रश्न हैं। पहले इस चैप्टर की एक ही क्विज मैंने बनाई थी, उसमें 50 प्रश्न लिए थे। तो 50 प्रश्न एक क्विज में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अब मैंने उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड भी किए हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। पहले चैप्टर पढ़ें, अच्छी तरह से याद करें उसको। फिर यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, क्विज में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सभी करने अनिवार्य है। सभी प्रश्न एक एक अंक का ही है, कोई भी 2 नंबर का नहीं है, सारे प्रश्न करने अनिवार्य है। रफ कॉपी और पेन साथ में लेके आपको बैठना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको हल करने हैं। जल्दबाजी में हल नहीं करें, तुक्का नहीं लगाएं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्विज में भाग लें। आराम से हल करना, शांति से बैठ जाएं, ठंडे दिमाग से सोचें। यदि आपके पास में पर्याप्त टाइम है तो ही आप क्विज में भाग लें, अन्यथा हो सकता है कि आप जल्दबाजी में आंसर गलत कर दें। आपके पास 10 मिनट है कि आप फटाफट क्विज हल कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड सेक्शन में विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हल करना है। जल्दबाजी बिल्कुल आपको नहीं करनी है। जल्दबाजी में कई बार गलत आंसर अपन दे देते हैं। तो जो सवाल हल करने लायक है वो हल करके भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। विद्यार्थियों सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन को हम हल भी करके मैं आपको बताऊंगा एक एक को। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। अब फैराडे के नियम आपने पढ़े होंगे, तो ये सूत्र आपको याद होगा। W बराबर लिखते हैं ZIT, ठीक है। और Z बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? Z बराबर होता है E/F। E क्या है? तुल्यांक भार। F क्या है? फैराडे। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और W क्या है? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। I है विद्युत धारा, T है यहाँ पे समय। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर Z की जगह लिख दो E/F और IT, या IT को अपन लिख सकते हैं Q से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E/F Q। तो यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहा है? यहाँ पे विद्युत धारा की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, आवेश ज्ञात करना है। यहाँ पे Q बराबर ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर W इंटू F अपॉन E। तो W कितना है विद्यार्थियों? देखिए W है 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करनी है अपने को, तो 108 हो गया W। और E कितना है? सिल्वर का तुल्यांक भार भी 108 ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1। और ये क्या है? F 1 फैराडे। 1 फैराडे आवेश की या विद्युत धारा की मात्रा की आवश्यकता अपने को होगी। कम सुनाई देने वाले व्यक्तियों के श्रवण यंत्र के लिए किस प्रकार के सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? तो श्रवण यंत्र में प्रयुक्त होते हैं विद्यार्थियों मरकरी सेल, जिसका विद्युत विभव हमेशा स्थिर होता है। टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकरण करने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों यहाँ पे जो O है, H2O में O के यदि अपन बात करें तो 2 माइनस अवस्था में होता है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। तो यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए तो ये बन जाएगा O, 1/2 O2 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी? 2 फैराडे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे अपन, इसको कहेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। MgCu Na और Au की सक्रियता का सही क्रम क्या होगा? कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होगा इसमें? तो इसमें देखो Au ये वाला सही है, सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम होगा, सबसे कम होगा
गोल्ड। से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? देखिए, सोडियम सिल्वर को हटा सकता है, बिल्कुल सही है। H2 कैल्शियम को हटा सकता है, नहीं हटा सकता। कैल्शियम तो बहुत ऊपर आता है सक्रियता श्रेणी में, इनोट का मान बहुत कम होता है, तो H2 इसको विस्थापित नहीं कर सकता। H तो बहुत नीचे आता है कैल्शियम से, तो नीचे वाले में इतनी औकात नहीं है कि ऊपर वाले को हटा दे। तो बाकी सभी अभिक्रिया पॉसिबल है। ऐसे प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा? तो ये लिथियम होता है हमेशा। लिथियम का इनोट सबसे कम होता है, तो सबसे प्रबल अपचायक लिथियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये होता है ईंधन सेल। यदि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही तो ईएमएफ कैसा होता है? उसका 1 होगा, धनात्मक होगा, 0 होगा, ऋणात्मक होगा। सेल तभी कार्य करता है जब उसका ईएमएफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यदि नेगेटिव होता है तो सेल कार्य नहीं करता। तो ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए सेल का। निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विच्छेदन से धातु को प्राप्त किया जा सकता है? तो ये तीनों धातुओं की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। यदि इनका जलीय विलयन लेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी कैथोड पे। तो ऐसी धातु लेनी चाहिए जो हाइड्रोजन से नीचे आए, जैसे सोना, चांदी, कॉपर। यदि विलयन में दो प्रकार के धनायन होते हैं, जैसे मान लो अपने AgCl लिया, तो उसमें Ag+ आयन बनेगा, और जलीय विलयन है तो उसमें जलीय विलयन है, इसको मैं हटा देता हूँ। यदि जलीय विलयन है तो उसमें H+ आयन भी होगा। तो दो प्रकार के यदि आयन है अपने पास, धनायन है, तो कैथोड पे वो धनायन मुक्त होता है जिसका ई नोट का मान अधिक होता है। तो अधिक ई नोट किसका होता है? यहाँ पे इन दोनों में से Ag का, तो Ag मुक्त होगा। यदि इसके साथ में अपने जलीय विलयन में अपन ले लिया सोडियम, तो Na+ होगा। Na+ का ई नोट तो मान कम है, ज़्यादा ई नोट किसका है? H+ का। तो यदि सोडियम लेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी कैथोड पे, और सिल्वर का लेंगे तो फिर सिल्वर मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का ई नोट अधिक होता है। तो अधिक ई नोट वाली धातु मुक्त होती है, तो ये मुक्त हो जाएगी। जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे कैथोड पे क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि दो प्रकार के धनायन है, सोडियम है Na+, और जलीय विलयन में H+ तो होगा ही होगा। तो धनायन कौन सा मुक्त होगा कैथोड पर? जिसका ई नोट ज्यादा होगा। के लिए आप सक्रियता श्रेणी देख सकते हैं। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए उत्सर्ग इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो वो धातु है जिंक है और मैग्नीशियम है। निम्न में से किस सेल का अपोलो स्पेस मिशन में उपयोग किया गया था? तो वो था H2O2 ईंधन सेल। उत्सर्ग इलेक्ट्रॉन वो होता है विद्यार्थियों जो धातु के लिए जान देने के लिए तैयार रहे, बलिदानी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको, यानी धातु को ऑक्सीकरण से बचाता है। पहले ऑक्सीकरण होगा तो किसका होगा? उत्सर्ग इलेक्ट्रोड का। धातु वहां से संक्षारण से बच जाएगी। तो टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन भी है, मीथेन भी है, मिथेनॉल भी है, सभी प्रयुक्त किए जा सकते हैं इसमें, ये सही है। LCl3 के घोल से 1 मोल एल्यूमिनियम को जमा होने में विद्युत की कितनी आवश्यकता होगी? कितनी मात्रा में विद्युत चाहिए? 1 मोल अपने को एल प्राप्त करना है, तो 1 मोल एल का भार कितना होता है? 27 ग्राम होगा। इसका तुल्यांक भार कितना होता है? +3 आवेश होता है, तो 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 इसका तुल्यांक भार होता है। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर लेंगे, W बराबर E/F Q, ये लिखते हैं, तो Q यहाँ पे ज्ञात करना है अपने को, तो W × F लिखेंगे अपन, बटा कर देंगे E से। तो W कितना है? 27, 1 मोल के बराबर चाहिए अपने को, तो 1 मोल में कितना है? 27 ग्राम, बटा E कितना है इसका? 9, और F में ज्ञात हो जाएगा, तो 3 आ गया F, तो आवेश इसका होगा 3F। यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विद्यार्थियों, आपको निरंतर लगातार मेहनत करनी है। यदि आप मेहनत से जी चुराओगे तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे।
और यदि 3 महीने आपके निकल भी गए हैं तो भी आपको निराश नहीं होना है, आपको लगातार मेहनत करनी है। अभी भी बहुत टाइम है, आप अच्छी मेहनत करके अच्छे अंक ला सकते हैं। तो निराश आपको नहीं होना है, आपको लगातार ही आगे की तरफ बढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। किसी सेल के ई नोट से अधिक बाह्य विभव लगाने पर क्या होगा? जैसे मान लो सेल का ई नोट तो है 25 का और अपने लगा दिया 50 का सेल इसके बाह्य परिपथ में उल्टी दिशा में, तो क्या होगा? सारी की सारी सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी? उल्टी। निम्न में से वह कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? कौन सी धातु ऐसी है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन किसमें से निकल जाएंगे? तो वो है एल्यूमिनियम। ये तो बहुत कम क्रियाशील होती है तीनों धातुएं। तो एल्यूमिनियम आसानी से इलेक्ट्रॉन देती है, ऑक्सीकृत होती है और ये अपचायक के रूप में कार्य करती है। विद्यार्थियों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें और वहाँ पर यदि आपको किसी भी के नोट्स की आवश्यकता है तो आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्विज के लिंक भी मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचित होगा? यानी कौन है जिसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो वो धातु होनी चाहिए जो हाइड्रोजन से नीचे आती है। ऊपर वाले नीचे वाले को सबको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ऊपर वाले प्रबल अपचायक होते हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे एक ही धातु आती है इसमें, AgO। ये होगी इसमें। मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होगी यहाँ पे ओम इनवर्स, इसको सीमेंस या साइमन भी बोलते हैं, मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये इसका सही आंसर होगा। मात्रक सबके आपको याद होने चाहिए। की विद्युत धारा को 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर एक धातु के 1.8 ग्राम जमा होते हैं। धातु का तुल्यांक भार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, W बराबर E/F इंटू क्यू। अब क्यू की जगह अपन यहाँ पे लिखेंगे IT। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है अपने को? तुल्यांक भार E ज्ञात करना है। तो इसको इधर ले आओ, W इंटू एफ अपॉन, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, I इंटू टी। W कितना है दे रखा है अपने को? 1.8 ग्राम। F कितना होता है? 96,500 होता है। I कितना है? 3 एम्पियर। समय कितना है? 50 मिनट। यहाँ पे समय को हमेशा सेकंड में लेते हैं, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए इसको 60 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। ये हल करना चाहिए पूरे को। तो ये आ जाएगा लगभग अपने 19.3। धातु का तुल्यांक भार कितना आएगा? 19.3। इसको हल कर लेना आप, इतना ही आएगा। तनुकरण करने पर प्रबल विद्युत अपघट्य की अपेक्षा दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं का मान तेजी से क्यों बढ़ता है? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन बहुत कम होता है और जैसे अपन तनुता बढ़ाएंगे यानी आयतन बढ़ाएंगे तो इसका वियोजन और अधिक बढ़ेगा, आयनन तेजी से होगा इसका। ये इसका सही आंसर। प्रबल विद्युत अपघट्य तो पहले से ही पूरी तरह से वियोजित होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तनुता का। वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H को विस्थापित नहीं कर पाती। तो H को कौन नहीं हटा पाता? जो H के नीचे आएगा। तो H के नीचे कौन सा है? कॉपर। 96,500 कूलाम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है। कितना? 1 फेराडे है ये। तो एक इसका तुल्यांक भार के बराबर मुक्त कर देगी ये। तो ये आएगा 31.75। इसका तुल्यांक भार है कॉपर का। कॉपर का परमाणु भार होता है 63.50 और यहाँ पे कॉपर के ऊपर 2+ आवेश है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त कर देगा ये। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भी ध्यान से देखिए। गलित अनावज का विद्युत अपघटन करवाने पर इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त होने वाले पदार्थ है। अब यहाँ पे विलियन नहीं है, ये गलित है। NaOH को अपने पिघला लिया है गर्म करके, तो यहाँ पे उसमें जल नहीं होगा, तो वहाँ पे 2 आयन बनेंगे, Na+ और OH-। तो इलेक्ट्रॉनों पे क्या क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे विद्यार्थियों क्वेश्चन को आप इसको NaOH नहीं पढ़ोगे, NaCl पढ़ोगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे NaCl पढ़ना है इसको और NaCl में इसको कर दूंगा तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, 2 आयन बनेंगे। तो एक तो Na मुक्त होगा और एक क्या होगी? Cl2। तो सोडियम और क्लोरीन मुक्त होगी। इसके बाद सबमिट करना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद इसको सबमिट करते हैं और व्यू स्कोर पे क्लिक करके अपना स्कोर हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन सही है, सारे क्वेश्चन ग्रीन में आपको दिखाई देंगे यहाँ पे।
तो बस आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आप शेयर करें। धन्यवाद विद्यार्थियों। बस